मैं कलीम क्लास 12th के फिजिक्स में एक बार फिर से हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 विद्युत वाहक बल और विद्युत शक्ति था। कल हमने इसके जो इंट्रोडक्शन कंटेंट्स थे, जैसे विद्युत वाहक बल और धारा शक्ति विद्युत के बारे में हमने पढ़ा था। प्यारे बच्चों, जो हमने कल पढ़ा था उसकी छोटी छोटी बातें यहाँ पर। लास्ट टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो था आंतरिक प्रतिरोध। और यह आंतरिक प्रतिरोध होता कहाँ पे है? सेलों में होता है। सेलों में जब क्या होता है, उसके आवेशों के जो स्थानांतरण में जो रुकावट डालता है, सेलों में जो रुकावट उत्पन्न करता है स्थानांतरण में, आवेशों के स्थानांतरण में, तो क्या होता है, उसे ही देखो। दो प्रकार के प्रतिरोध हुए, इससे समझ में आया। जो हम सर्किट में लगाते हैं वह होता है बाह्य प्रतिरोध, जो दिखाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन सेल संबंधी मान लिया जाए हमारा कोई प्राथमिक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना वोल्टेज नहीं दे पा रहा है, अर्थात उसके अंदर क्या हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोध उसके प्रवाह का विरोध कर रहा है, इसीलिए वह पूरा नहीं दे पाता है। तो ऐसा समझ सकते हैं हम। आज की टॉपिक समझने से पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशनल बात बताऊंगा आपको। मन कर रहा है आज मैं कुछ बोलूं, बोलता तो रोज हूं, लेकिन आज छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच देने का मन कर रहा है, थोड़ा सा सुनेंगे। एक व्यापारी, क्या होता है, एक व्यापारी है, एक बार जंगल से गुजरते रहता है, और जब वो जंगल से गुजरता है ना, तो देखता है कि एक लोमड़ी, वो एक लोमड़ी है जिसके चारों पैर कटे हुए हैं, और चारों पैर कटे होने के बावजूद, वो कटे होने के कारण वह क्या है, घिसल रही है, अपने पीठ के बल पर वो घिसल रही है। वो व्यापारी वो पूरी व्यथा को देखता है और बोलता है, ईश्वर, या अल्लाह, या खुदा, या गॉड, तू कैसा है? ये जो लोमड़ी है इसके चारों पैर कट गए हैं और ये कैसे जीविकोपार्जन करती होगी? तब वो देखता रहा, वो नज़ारा देखता रहा। थोड़े देर बाद देखा कि एक शेर था, वो एक शिकार करके लाया, और शिकार करने के बाद वहीं पर करीब में उसको उठा के लाया तो उसको फिर खाने लगा। और जब वो खा रहा था, खाने के बाद जब उसका पेट भर गया, उस शेर का पेट भर गया, तो वह क्या किया, वो जो शिकार था उस शिकार को वहीं पर छोड़कर चला गया। अब शिकार को छोड़कर जब चला गया तो वो लोमड़ी थी जिसके चारों पैर कटे हुए थे, वह क्या करने लगी, वह घिसल घिसल के कहाँ पे आई, वो वहां पर उस जो छोड़े हुए जो शिकार था, शेर का छूटा हुआ शिकार, उसको खाई। तो उस व्यापारी ने देखा, अरे बाप रे वाह, क्या चमत्कार है कि ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसके लिए व्यवस्था कर रहा है। कैसे व्यवस्था? देखो, चमत्कार देखो, ऊपर वाला, रखने वाला वही है। अब जब व्यापारी व्यापार के लिए जब जंगल से गुजर रहा था, जब ये नज़ारा देखा, तो उसके मन में भी ये बात आई कि क्या भाई, कि जब ऊपर वाला ऐसे लोगों की मदद कर सकता है, तो वो क्या किया, वो भी जंगल में जाके एक स्थान पर बैठ गया कि ऊपर वाला मेरी भी मदद करेगा, मेरी भी मदद करेगा। तो देखा 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो भूख से बौखला उठा था, उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत ही ज़्यादा भूख और प्यास से परेशान हो गया था। लेकिन अब वो ऊपर वाले से बोला, ऐ ऊपर वाले, तुझे मुझ पर रहम नहीं आ रहा है? तुझे मुझ पर रहम नहीं आ रहा है? तो ऊपर से आवाज आई कि बेटा, कि तू उसकी तुलना अपने से कर रहा है
और तू देख रहा है कि वो क्या है, उसके हाथ दोनों चारों पैर नहीं थे और वो कैसे जीविकोपार्जन कर रही है, और तेरे तो हाथ पैर सब सलामत है, उसके बावजूद तू यहां पर ईश्वर पर आश्रित हो गया, भगवान भरोसे बैठा हुआ है। तो तेरे को बनना है तो किसके जैसे बन? उस शेर के जैसे बन। किसके जैसे? उस शेर के जैसे बन जो खुद भी खाता है और दूसरे को भी खिला रहा है। इसलिए तू ऐसे कर्म कर, ऐसे अच्छे काम कर, जिससे क्या होगा, तू अपना पेट तो पाल, लेकिन इसके अलावा थोड़ा बच जाए तो दूसरों की भी सेवा कर। तो प्यारे बच्चों, इस उद्धरण के माध्यम से हम क्या समझते हैं? हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। पेपर आएगा तब पढ़ेंगे उस भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें नियत सतत रूप से कंटिन्यूली क्या करना चाहिए? अध्ययन अध्यापन करते रहना चाहिए। ठीक है, जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे चक्कर में आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। इसलिए आप कंटिन्यू रहिए, जिससे आपके लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो चलेंगे आज हम अपने आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज का क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन के अंतर्गत पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन मैंने आपको डायग्राम को जो दिखाया है ना, आप देखेंगे कि यहां पर मैंने थोड़ा डिफरेंट बताया। जो सेलों के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध होते हैं ना, उसको विजुअलाइज किया है, दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, जो क्योंकि वो आंतरिक प्रतिरोध कहाँ होता है? सेलों में होता है। वही आवेश के प्रवाह या धारा के प्रवाह में क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आज चलेंगे हम इसके व्यंजक की तरफ। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन डायग्राम क्रिएट करते हैं फिर से, क्योंकि हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? आवश्यकता होगी ये देखिए, ये जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, मैंने एक बॉक्स बनाया, छोटा छोटा बॉक्स बना दिया है डॉटेड लाइन के रूप में। यही है, ये है ई, ये है ई और ये है ई। बैटरी के बारे में बता रहा है, विद्युत वाहक बल है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा क्या होती है। श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा आप देख रहे हैं। माना कि पहले सेल के ऋण सिरे को, पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, तथा दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से कह रहे हैं, यदि पहले सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से
तथा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को तीसरे सेल के किससे धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलते हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है आप देखोगे, इससे बह रही है धारा आई बह रही है, यह बाह्य प्रतिरोध है, और यह देखो सेल में यहाँ पर दिख रहा है ये आर आंतरिक प्रतिरोध बता दिया हूं। तो मैं कह दिया कि अब हम इसके व्यंजक की तरफ जब चलेंगे, तो हम जब व्यंजक की तरफ चलेंगे तो बता देंगे, माना कि एन सेल, माना कि एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। अब देखें भैया कैसे बता रहा हूं मैं कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, और प्रत्येक का क्या है, आंतरिक प्रतिरोध भी क्या है, क्या R है। अब बताया मैंने कि इसमें अब सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं, तो अब मैं कह दूंगा सेकेंड पॉइंट कि भाई इसमें जो बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल है, बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू एन ई। क्यों बोला बेटा एन ई, क्योंकि हम कितने सेल लगाए हैं, एन सेल, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आंतरिक प्रतिरोध को भी देखेंगे, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर। बाह्य प्रतिरोध क्या है बेटा, हम देखेंगे बाह्य प्रतिरोध बराबर क्या, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, कुल प्रतिरोध इज इक्वल टू आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध, अर्थात क्या हो जाएगा, एन आर प्लस कैपिटल आर। अब हम चलेंगे इसके कैलकुलेशन की तरफ। इसके कैलकुलेशन में हम आगे बढ़ेंगे, जहां बताएंगे कि बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा, बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब देखेंगे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल क्या है, एन ई है, आप देख सकते हैं, ये देखो कुल विद्युत वाहक बल, और कुल प्रतिरोध कितना है, एन आर प्लस कैपिटल आर। ये हो गया इसमें बहने वाली धारा, यही है इसका मेन फॉर्मूला। अब इसके कंडीशंस को चेक करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, यही है, बता देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में इसके प्रति बहने वाली, इस परिपथ में बहने वाली धारा का क्या है, व्यंजक है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट की ओर। इसका नेक्स्ट होगा कंडीशन होगा, पहला कंडीशन चेक करेंगे, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बड़ा होगा कैपिटल आर, अर्थात बाह्य प्रतिरोध से। क्या बोल रहे हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होगा वो बाह्य प्रतिरोध के मान की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसका जो बाह्य प्रतिरोध होता है ना बेटा, उसको हम नगण्य मान लेंगे, अर्थात ना के बराबर, अर्थात जीरो मान लेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, तो काट दिया
ये देखो, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, अर्थात एक है। तो बताया बैटरी से, श्रेणी क्रम में बैटरी से बहने वाली धारा का मान जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसका निष्कर्ष है, तो इसका निष्कर्ष ही मेन है। क्या कह रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जब बैटरी से बहने वाली धारा का मान उसके एक सेल से बहने वाली, क्योंकि ये एक ठो सेल है, एन बताता तो एन सेल रहता, दो लिखते तो दो सेल रहता, एक ही विद्युत वाहक बल है। देखो यहाँ पर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब एक सेल के बारे में बताया है, ठीक है। और एक का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूं जी, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि श्रेणी क्रम में जब बैटरी से बहने वाली जो धारा होती है उसमें जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, तो उस स्थिति में जो बैटरी से बहने वाली धारा होती है वह एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होती है। तो बेटा बताइए, बैटरी से बहने वाली धारा का मान सेल के मान के बराबर होगा, अर्थात हम ज्यादा धारा प्रवाहित करके कम मान प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब हमें घाटा हो रहा है। अब सोचिए, बैटरी, तीन सेल मिलकर एक बैटरी का निर्माण कर रहे हैं और तीनों सेलों के जो धारा के बराबर एक सेल का धारा हो रहा है, इसका मतलब है ये कंडीशन जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो हमको सेलों को संयोजित करने, श्रेणी क्रम में संयोजित करने से कोई भी लाभ नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, बातों को एकदम ध्यान से बारीकी से समझें कि बताया जब बैटरी से बहने वाली धारा में जब क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होगा बाह्य प्रतिरोध के मान की तुलना में, तो इस स्थिति में बैटरी से जो बहने वाली धारा आई थी वो एक सेल से बहने वाली धारा, तीनों से जो प्राप्त होने वाली जो धारा थी एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है हमको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, अर्थात हम बताएंगे जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है तब हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे, तो इससे कोई भी लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। ये होता है बेटा पहला कंडीशन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर हम चलेंगे इसके नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अभी आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा हुआ था ना, अब हम क्या करेंगे, बाह्य प्रतिरोध का मान को क्या करेंगे, अधिक करेंगे। तो चलते हैं सेकंड कंडीशन। जब क्या R का मान बहुत बड़ा होगा आंतरिक प्रतिरोध के मान से, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान नियत हो जाएगा, ठीक है। अर्थात नियत का मतलब जीरो हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब चलते हैं, हम मान रखेंगे I इज इक्वल टू NE अपॉन R। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू E अपॉन R। तो E अपॉन R मतलब ये क्या कहलाता है, एक सेल के से बहने वाली धारा। एक सेल से बहने वाली धारा। तो बेटा अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, आप देखोगे कि यहां पर जब बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है आंतरिक प्रतिरोध के मान से, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, एक सेल से जो बैटरी से बहने वाली धारा है वह एक सेल से बहने वाली धारा के n गुने के बराबर होती है। फिर से बोल रहा हूं, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, अधिक होता है, तो इस स्थिति में एक सेल से बहने वाली धारा का मान n गुना होता है, किससे, बैटरी से बहने वाली धारा के मान से।
तो ये था प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में दो कंडीशन। हम फिर से चलेंगे इसको प्रीवियस। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन। हम श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं कि जब क्या किया जाता है, परिभाषा, जब पहले सेल के ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से तथा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को तीसरे सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे, अब इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ई क्या है, विद्युत वाहक बल, सेल का आर स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल आई सबके बारे में बता देता हूं, यहां पर ही बता देता हूं। आर इज इक्वल टू सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध, आई सेल का विद्युत वाहक बल, आई बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा, ये देखिए ये हो गया। ये मैंने चित्र के बारे में छोटा सा बात अंदर में बता दिया आपको। तो क्या था, परिभाषा हमने देखा था, फिर हमने क्या किया, बता दिया, माना कि एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है तथा प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। फिर बताया यदि पूरे कुल बैटरी का, क्योंकि सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं भैया, सामान्य सी परिभाषा है, ठीक है, तो क्या हुआ, सभी का कुल विद्युत वाहक बल एन ई हुआ, क्योंकि एन सेल लगे हैं, क्योंकि पहला ही लाइन बोला है कि माना कि एन सेल, तो एन से हमने सेल का गुना किया तो बैटरी बन गया। कुल आंतरिक प्रतिरोध एन, क्योंकि एन सेल है तो एन क्या होंगे, उनके आंतरिक प्रतिरोध होंगे। फिर बताया बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, कुल प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध होगा। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने यहाँ देखा बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा का फॉर्मूला कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध किया, और विद्युत वाहक बल का मान क्या था, देख सकते हैं आप, एन ई था, और कुल प्रतिरोध स्मॉल एन आर प्लस कैपिटल आर था। ये बहने वाली धारा का मान हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया, इसके अंतर्गत कंडीशन निकाला। दो प्रतिरोध थे, एक बार आंतरिक प्रतिरोध को बड़ा कहा, एक बार क्या बाह्य प्रतिरोध को बड़ा कहा। तो जब मैंने आंतरिक प्रतिरोध को बड़ा कहा तो क्या हुआ, बाह्य प्रतिरोध को हमने नगण्य ले लिया, और जब बाह्य प्रतिरोध को हमने नगण्य लिया तो पाया ई अपॉन आर, मतलब एक सेल से बहने वाली धारा हमें प्राप्त हुई। तो बताया जब बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल में बहने वाली धारा के बराबर होता है, तो सोचिए एक सेल से बहने वाली बैटरी से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं और सेल के बराबर धारा प्राप्त कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए हम आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई भी अर्थ नहीं होगा, ये हमको लिखना पड़ेगा। फिर हमारा सेकंड कंडीशन था, हमारा जो सेकंड कंडीशन आपको दिखाई पड़ रहा है, जब क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध बड़ा होगा किससे, आंतरिक प्रतिरोध से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस कंडीशन में देखा तो हमने स्मॉल आर को क्या किया, नगण्य कर दिया। नगण्य किया तो क्या पाया, आर पाया, और एन इंटू ई अपॉन आर, अर्थात ई अपॉन आर मतलब एक सेल से बहने वाली धारा है। तो बताया जो बैटरी से बहने वाली धारा सेल से बहने वाली धारा के n गुने के बराबर होती है, अर्थात धारा को अधिक प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसको, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो कब जोड़ेंगे तो लाभ होगा, जब बाह्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है तब हमें जोड़ना होगा। तो ये था प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे आप देख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में भी आएगा।
चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये अगर समझ में आ जाएगा ना तो हमारा श्रेणी क्रम है ना, तो समांतर क्रम भी हमको निश्चित ही क्या होगा, समझ में आ जाएगा। चलते हैं समांतर क्रम संयोजन। दिख रहा है आपको? आपने आप प्रतिरोध के बारे में सामान्य प्रतिरोधों का संयोजन देखा था ना, उस प्रतिरोधों के संयोजन के आधार पर हमने इसको डायग्राम को क्रिएट किया है और डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बनाने का कोशिश किया हूँ ये विद्युत वाहक बल, ठीक है। परिभाषा देखेंगे इसकी पहले। समांतर क्रम, देखो सेल क्या लगे, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, इसलिए क्या हो रहा है, ये समांतर क्रम। तो बताया जब सेलों के धन आवेश को एक बिंदु पर, धन सिरे को एक बिंदु पर तथा ऋण आवेश को या ऋण सिरे को दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से बता रहा हूं, क्या बोला मैंने कि जब सेलों के धन सिरे को एक बिंदु पर तथा ऋण सिरे को दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये था बेटा समांतर क्रम संयोजन, डायग्राम देख रहे हैं। अब ये भी जो हमने श्रेणी क्रम संयोजन किया है ना, श्रेणी क्रम यदि हमको समझ में आ गया तो समांतर भी समझ में आएगा। यहां पर भी क्या होगा बेटा, जो हम आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध की जो कंपैरिजन कर रहे थे ना, उस कंपैरिजन के आधार पर क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, उस मान को आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तब क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध अधिक है तो क्या होगा। इस कंडीशन में फिर से निकालेंगे जो पिछले बार निकाला था, सेम है। अगर आपको समांतर समझना है तो श्रेणी समझ में आ गया होगा तो एकदम मक्खन हो जाएगा। तो चलते हैं हम समांतर क्रम की तरफ व्यंजक के लिए। ये होता है समांतर क्रम संयोजन का चित्र। देख सकते हैं आप, ठीक है। मैं एक बॉक्स में कर देता हूं ताकि आपको इंडिविजुअल समझ में आ जाए कि वह एक सेल है, ठीक। ये प्रतिरोध को दर्शा रहा है, ये R है, ये R है, ये R है, आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है। चलेंगे फिर से एक बार परिभाषा की तरफ कि क्या कहलाता है ये। जब
क्या किया जाता है, सेल के धन सिरे को एक बिंदु पर और ऋण सिरे को दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो हम देखेंगे वही बात है जो पिछले व्यंजक में थी, ई सेलों का विद्युत वाहक बल है और आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। तो बताया, माना कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई, तथा प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है। चूंकि ए धन सिरे से तथा बी ऋण सिरे से जुड़ा है, अतः इस बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होगा, ई ही होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव टच हुआ है, इसलिए क्या होगा, इसका कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यदि कहा, यदि तुल्य प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बोल देता हूं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को मैंने क्या कह दिया, आर डैश कह दिया। क्या कहा मैंने, आर डैश कहा। चूंकि आप जानते हैं ये कौन से क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में क्या होता है, 1/n के फॉर्म में होता है, जैसे हमने सेलों का प्रतिरोधों का संयोजन देखा था ना, उसके रूप में। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड सो ऑन n/r। कितना बार गया, n, क्योंकि यहां पर बताया, माना कि सेल का यहां पर n सेल लगे हैं, n सेल है, कितने सेल हैं, n सेल का यूज कर रहे हैं, इसलिए बैटरी बनेगी n सेलों की। तो आंतरिक प्रतिरोध भी होगा n। तो ये बटे में क्यों है, अपॉन में क्यों है, क्योंकि यह कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 1/r डैश इज इक्वल टू क्या होगा, n टाइम जा रहा है तो n बार जा रहा है तो हो जाएगा n/r हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 सबका लसा तो r निकला, और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कहां तक जा रहा है, n टाइम तक जा रहा है। और जब n टाइम तक जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, n कहेंगे। तो हो जाएगा n/r। तो इसको हो जाएगा r डैश इज इक्वल टू r/n। ये हमारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हुआ। और जब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ, तो यदि कहा, यदि बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल R है तो तुल्य प्रतिरोध, नेक्स्ट पेज में चलेंगे, कुल प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध। तो क्या था, r/n था प्लस कैपिटल R, लसा लिया r प्लस nr/n, ये कुल प्रतिरोध हुआ। फिर बताएंगे बाह्य प्रतिरोध, सेम वही है, बाह्य प्रतिरोध से बहने वाली धारा I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो I इज इक्वल टू E/R प्लस NR/, क्या n क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और क्या आएगा, I इज इक्वल टू NE/R प्लस NR। ये आपका क्या हो गया, उसमें बहने वाली
कुल धारा का मान प्राप्त हुआ। अब बेटा पिछले व्यंजक की भांति हम फिर से क्या करेंगे, इसमें कंडीशन को चेक करेंगे और कंडीशन को चेक करके हम देखते हैं कि कौन सा प्रतिरोध किस श्रेणी में लगाने पर लाभदायक होगा। चलते हैं। देखते हैं पहला, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक होगा, अर्थात जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक होगा, अर्थात स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक, इस स्थिति में फिर से पुराने श्रेणी क्रम के आधार पर क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, जो कैपिटल R है उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, नगण्य ले लेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, NE अपॉन क्या होगा, R। तो I इज इक्वल टू, देख लो थोड़ा पिछला, क्योंकि मैंने कहां पर R, इसको क्या करा मैंने, नगण्य मान लिया, तो क्या बचा, NE अपॉन स्मॉल r बचा ना। ठीक है, तो हमने देखा आयन इंटू ई अपॉन आर, इसे कहते हैं एक सेल से बहने वाली धारा। तो बताया भैया, जब बैटरी से जो बहने वाली जो धारा आई है उसका मान एक सेल से बहने वाली धारा के n गुने के बराबर होता है। अब इसको विस्तृत रूप से कैसे पढ़ते हैं, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से अधिक होता है तो उसमें बैटरी में बहने वाली धारा उसके एक सेल से बहने वाली धारा के n गुने के बराबर होती है। अर्थात इस समांतर क्रम में जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो यह लाभप्रद है, अन्यथा नहीं। ठीक है, और यही चीज हम श्रेणी क्रम में किए थे तो ये लाभदायक नहीं थी, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा तो कब लाभदायक होगा, समांतर क्रम में होगा तभी लाभदायक होगा। सेकंड कंडीशन हम देखेंगे, हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो है जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात क्या, अर्थात कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, अब इस कंडीशन में फिर से वाला डायग्राम, ये हमारा जो व्यंजक था उसको हम देख लेंगे, जिससे हमको क्या होगा, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। देख लीजिए, अब ये आंतरिक प्रतिरोध है ना, इसको हम क्या करेंगे, नगण्य करेंगे, तो NE अपॉन NR आएगा, इसको याद रखिएगा। तो आ जाएगा I इज इक्वल टू NE अपॉन NR, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, अर्थात एक सेल से बहने वाली धारा। तो बताया कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है तो इस स्थिति में बेटा
बैटरी से बहने वाली धारा का मान एक सेल से बहने वाली धारा के मान के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति में हम अगर समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। अर्थात धारा का मान समांतर क्रम में जब आंतरिक प्रतिरोध होता है ज़्यादा तब, और जब धारा का मान श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब अधिक होता है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान तब अधिक प्राप्त होता है। तो फिर से इसका निष्कर्ष बोलूंगा, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है तो बैटरी से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा के मान के बराबर होता है प्यारे बच्चों। अर्थात इस कंडीशन में कोई भी लाभ नहीं है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन पोर्शन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले परिभाषा की तरफ चलेंगे कि जब बैटरी के धन सिरे को एक बिंदु पर करते हैं और ऋण सिरे को दूसरे बिंदु पर करते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। फिर मैंने बताया प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल के साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। चूंकि A से B की तरफ जुड़ा हुआ है इसलिए इसका कुल विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, E होगा। और इसका कुल, चूंकि ये समांतर क्रम में है बेटा, इसलिए हमने क्या कहा, समांतर क्रम का जो है इसका तुल्य प्रतिरोध को स्मॉल r माना। तो स्मॉल चूंकि समांतर क्रम में होगा तो प्रत्येक का 1/r धन 1/r धन 1/r n बार गया तो टोटल क्या आया, n/r आया। तो ये हो गया r डैश, यही है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध क्या बताया मैंने, कैपिटल R बताया। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध धन बाह्य प्रतिरोध। हमने दोनों को जब जोड़ दिया और जोड़ा तो ये मान प्राप्त हुआ। तो एक बैटरी से बहने वाली धारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विद्युत वाहक बल के बाद कुल प्रतिरोध दोनों का मान रखा, इसको ऊपर किया, मान आया। अब हमने क्या किया बेटा, कंडीशन चेक किया। कंडीशन चेक करने के बाद बताया जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है तो क्या होता है, एकदम इजीली बताया। और जब सेकंड बताया जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है तो क्या होता है, ये आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा सेल का सबसे पहले हमने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानकारी लिया, फिर पता है कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, फिर आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक को डिस्क्राइब किया, उसकी निर्भरता के बारे में बताया। उसके बाद हम सेलों के संयोजन की तरफ चले। सेलों के संयोजन में क्या क्या हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ, फिर समांतर क्रम संयोजन हुआ। हमने श्रेणी क्रम को बताया तो हमने पाया कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो वह समांतर क्रम के लिए लाभप्रद होता है, और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान जब अधिक होता है बाह्य प्रतिरोध के, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है तो उस स्थिति में देखिए समांतर क्रम में जब अधिक होगा तो लाभप्रद है, श्रेणी क्रम में अगर अधिक होगा तो लाभप्रद नहीं है। ये अल्टरनेट है एक दूसरे के। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरे टॉपिक जितना मैंने आज आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी लिंक को शेयर कीजिए। कंटिन्यू लगे रहिए, आप अच्छा फील करेंगे। साथ में और भी कंटेंट्स हैं आपके पास उस चैनल में जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ। मैं आपका दोस्त